एमकॉम फाइनल पेपर पेपर CP4। आज हम वस्तु एवं सेवा कर के लाभ देखेंगे। एडवांटेज ऑफ GST। एडवांटेज ऑफ GST आपको हम देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य देश का विकास करना होता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से GST के कौन कौन से लाभ हैं। इसमें निम्नलिखित लाभ हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला है कर पर कर का प्रभाव समाप्त। अब आप देखेंगे कि कर पर कर का प्रभाव समाप्त, कि कर लगाने से उपभोक्ता पर कर का भार अत्यधिक हो जाता है। GST लागू होने से यह दुष्प्रभाव समाप्त हो गया है। दूसरा है उत्पाद की पहचान। GST में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर प्रत्येक वस्तु के लिए एक 8 डिजिट का कोड निर्धारित किया गया है, जिसे HSN कहते हैं। अतः अब आसानी से वस्तु का वर्ग निर्धारित करके उस पर कर लगाया जा सकता है। तीसरा, एक कर। केंद्र एवं राज्य सरकार के अनेक कर होने से प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती थी और इससे व्यापारियों को अपने व्यापार के संचालन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता था। GST लागू होने से अब ये समस्या नहीं रही। चौथा, उत्पादों के मूल्य में कमी। GST उत्पादन के स्तर पर ही लगा दी जाती है, जबकि लगातार कर जमा मिलने से इसकी वसूली तब होती है जब वह वस्तु अंतिम उपभोक्ता के लास्ट में उपभोक्ता को बेची जाती है। इससे क्या होता है कि अंतिम भुगता को वस्तु कम प्राइस पर उपलब्ध हो जाती है। इससे वस्तु की डिमांड घटेगी एवं इसका लाभ सरकार एवं व्यापारी दोनों को मिलेगा। पांचवा, आसान अनुपालना। कर की अनुपालना में पंजीकरण, कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, कर का भुगतान आदि सभी आते हैं। GST का अधिकांश कार्य कंप्यूटर पे ऑनलाइन करना तय किया गया है, अतः इन समस्त कार्यों की अनुपालना सरलता से हो जाती है। छठा, तार्किक एवं न्यायसंगत कर। एक ही कर GST में आ जाने से इस परेशानी का निवारण स्वतः ही हो गया है। लेन देन की परिभाषा के संबंध में वैचारिक भिन्नता समाप्त। वस्तु एवं सेवा कर के लिए एक सम्मिलित अधिनियम होने से ये समस्या समाप्त हो गई है। आठवां, एक रूपता। केंद्र एवं राज्य की कर प्रणाली एवं रचना में करारोपण, कर मुक्ति एवं कर की दरों में अंतर था, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। GST के आ जाने से दोनों में एक रूपता आ गई है। नवा, निर्यात हेतु वरदान। जब घरेलू बाजार में वस्तु की लागत कम पड़ेगी तो निर्यातक भी कम मूल्य पर वस्तु का निर्यात कर पाएंगे। इस प्रकार से निस्संदेह GST लागू होने से निर्यात बढ़ेगा। 10वां, श्रेष्ठ राजस्व संरचना। GST के आने से कर आधार बढ़ेगा। निकट भविष्य में कर आधार एवं कर संग्रह बढ़ जाने से GST की कर की दरें भी कम हो जाएंगी। 11वां, कर चोरी पर नियंत्रण। GST में अधिकांश कार्य कंप्यूटर की सहायता से होने वाला है और व्यापारी को कर जमा तभी प्राप्त होगी जब वह माल बेचते समय बिल काटे। इन सबसे कर की चोरी रुकेगी। 12वां, प्रत्यक्ष कर अर्थात आयकर संग्रह में वृद्धि। GST के आने से उन्हें आयकर भी देना होगा। पूर्व में अनेक व्यापारी बिना बिल काटे ही माल का क्रय विक्रय कर रहे थे, जिससे न केवल अप्रत्यक्ष कर की चोरी हो रही थी, बल्कि खातों में कम बिक्री दिखाने से वे आयकर की कर योग्य सीमा में भी नहीं आ रहे थे। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ GST। वस्तु एवं सेवा कर की हानियाँ। वस्तु एवं सेवा कर से कई हानियाँ होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो निम्नलिखित हैं। पहला है कंप्यूटर की जानकारी का अभाव। GST में बिल बनाने से कर जमा कराने तक का सभी काम कंप्यूटर पर होता है। अनेक छोटे व्यापारी कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते हैं और इसके लिए अलग से कर्मचारी भी नहीं रख सकते। उनके लिए GST के सभी प्रावधानों की अनुपालना मुश्किल है। दूसरा है निजता का अभाव। GST में व्यवसाय के सभी रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में रखे जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति डेटा हैक कर ले तो व्यवसाय की गोपनीयता भंग हो जाएगी। तीसरा, प्रणाली की सुरक्षा का अभाव। GST वेबसाइट से ही भारत के सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। यदि वहां कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो व्यावसायिक गतिविधियों में अवरोध आ जाएगा। चौथा, दोहरा करारोपण। GST अपने आप में विभिन्न करों का समूह है। पहले स्थानीय विक्रेता द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करने पर केवल वैट लगता था, अब SGST एवं CGST दोनों लगते हैं। पांचवा, SGST एवं CGST के मध्य आपस में कर जमा नहीं मिलती। यदि कोई वस्तु
2-3 बार स्थानीय बाजार में बिकने के पश्चात अंतर्राज्यीय बाजार में बिक जाती है तो उस पर पहले SGST लगाया गया, बाद में CGST लगा। इन परिस्थिति में पहले चुकाए गए SGST की कर जमा बाद में चुकाए गए CGST में से नहीं मिल सकती। छठा, GST ने कुछ उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह उद्योग पहले से नोटबंदी की मार झेल रहे थे। फिर GST में पहले की तुलना में बहुत अधिक कर की दर है, जिससे इन्हें अत्यधिक हानि पहुंची है। सातवां, कुछ राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। GST अंतिम बिंदु पर कर है। अनेक राज्य जिनमें वस्तु का उत्पादन तो होता है पर उपभोग अन्य राज्यों में होता है, उनमें GST आने से कर का संग्रह पहले से कम होता है। यद्यपि GST के क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार उन्हें 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति मिलेगी, परंतु उन्हें राजस्व की हानि तो 5 वर्षों के पश्चात भी होगी। अब हम देखेंगे GST परिषद की 22वीं बैठक के निर्णय। 22वीं मीटिंग 6 अक्टूबर 2017 को की गई और इसके प्रमुख निर्णय 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हो गए। ये प्रमुख निर्णय कौन से हैं? पहला है, कंपोजिशन स्कीम की थ्रेश होल्ड लिमिट बढ़ी। दूसरा, टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होने पर त्रैमासिक प्रतिवेदन। तीसरा, 20 लाख रुपए तक टर्नओवर होने पर सभी को रजिस्ट्रेशन से छूट। चौथा, ज्वेलर्स को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में छूट। पांचवा, रिवर्स चार्ज स्थगित। छठा, कर की दर में कमी। ये कुछ 22वीं बैठक के निर्णय थे। अब है GST परिषद की 23वीं बैठक के निर्णय। 23वीं बैठक के निर्णय। GST परिषद की 10 नवंबर 2017 को 23वीं बैठक में 211 वस्तुओं पर कर की दर कम कर दी, जो 15 नवंबर 2017 से लागू होगी। इस बैठक में 28% GST स्लैब में आने वाली रोजाना जरूरत की 178 वस्तुओं को 18% स्लैब में डाला एवं 28% कर वाली 2 वस्तुओं को 12% कर के स्लैब में डाला। इसके अलावा 18% के स्लैब में आने वाली 13 वस्तुओं को 12% के स्लैब में, 12% के स्लैब में आने वाली 8 वस्तुओं को 5% के स्लैब में और 5% की दर में आने वाली 6 वस्तुओं को 0% के स्लैब में डाल दिया गया। वहीं सभी प्रकार के रेस्टोरेंट पर GST की दर को 18% से घटाकर 5% भी कर दिया गया। इस प्रकार से 211 वस्तुओं पर कर की दर कम कर दी गई। 15 नवंबर 2017 से GST में कर की दरें व उसका प्रभाव, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी वस्तुएं जिन पर कर की दर घटाई गई, पुरानी दर, नई दर, इसको मैं एक तालिका के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। इसमें तालिका दी गई है जिसे आप देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं।